नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कैंपस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 19 जून और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। एक बात मैं आज आप लोग को कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग मेहनत जो है बहुत ही जबरदस्त ढंग से करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना है। चाहे आपका टारगेट यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम हो, या फिर आपका टारगेट जो है यूपी पीसीएस हो, या फिर कोई वनडे एग्जाम हो, या फिर कोई अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो। जैसे कि अभी आपका होने वाला एग्जाम बिहार पीसीएस का है सितंबर में, फिर उसके बाद आपका उसके पहले आपका जो है उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हो जाएगा, फिर इसके अलावा एमपीपीएससी और बाकी अदर स्टेट के एग्जाम होंगे। आपका टारगेट एनी हाउ इस बार सिलेक्शन लेने का होना चाहिए, और जिसके लिए करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूं, मैं डेली एक बात कहता हूं कि यहां पर आपको डायनेमिक पोर्शन के साथ साथ में आपका स्टैटिक पोर्शन अर्थात जो जीएस का सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बशर्ते आप मेरे वीडियो को कम से कम 15-20 दिन देखिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को खुद से देख पाएंगे कि आप कितना बेहतर स्थिति में पहुंच गए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो मैं लास्ट में मेंस का क्वेश्चन देता हूं उसकी प्रैक्टिस किया करिए आप लोग। साथ साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं प्री का आपके अभ्यास के लिए, यानी कि जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, उसका उत्तर भी आप लोग प्लीज दिया करिए। ये मेरी आप लोगों से क्या है, हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो जिद ठान लीजिए कि इस बार वर्ष 2024 और 25 आपके सिलेक्शन का, आपके संघर्षों का अंतिम वर्ष है। अपना सब कुछ जो है न्यौछावर कर दीजिए। कुछ समय के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपना हित देखिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, समय का आदर करिए, सम्मान करिए। नहीं तो सम्मान जो है आपको जो है समय के द्वारा कभी नहीं मिलेगा। यानी कि समय ने अगर आपको लात मार दी तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए टाइम की रिस्पेक्ट प्लीज आप लोग करिए और अपने समय को वेस्ट मत करिए, अपनी पढ़ाई में लगाइए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। खैर, अब आते हैं हम लोग आज के वीडियो पर। उसके पहले हमने आपसे लास्ट वीडियो में एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। आज भी मैं आपसे पूछूंगा प्रश्न, उसका भी उत्तर देखना होगा। उसके पहले पिछले वीडियो का हम लोग आंसर देख लेते हैं कि दरअसल इसका आंसर क्या होगा। हमने आपसे लास्ट वीडियो में प्रश्न पूछा था कि बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे कहा था कि दरअसल जो आपका यूनेस्को है ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। जितनी भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनके मुख्यालय कहां पर हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, क्या कुछ उनके बारे में पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने कई बार आपको इस बात को समझाया हुआ है। ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसका मुख्यालय पेरिस अर्थात फ्रांस में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं आज के पहले कॉन्फ्रेंस पर, देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि बताइए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका आपको उत्तर देना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 22 मार्च, बी ऑप्शन है आपका 23 मार्च, सी ऑप्शन है आपका 17 जून और ऑप्शन नंबर डी है आपका 20 जून अर्थात 20 जून। बताइए फटाफट आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फिर इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 17 जून को दरअसल विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आपने देख लिया कि कब मनाया जाता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं दरअसल कि जो ये शब्द आप देख पा रहे हैं मरुस्थलीकरण और सूखा, दरअसल ये दोनों पॉइंट आपके मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीधे तौर पर आपसे सूखा क्या होता है, सूखा के रोकथाम के लिए, या मरुस्थलीकरण क्या होता है इसके रोकथाम के लिए सरकारी प्रयास क्या कुछ किए गए हैं, इसके बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। कई बार पूछा गया है। ज्योग्राफी का दरअसल ये क्वेश्चन है। जीएस पेपर फर्स्ट में आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, जाएगा। तो आप लोग जो है इसको रेडी कर लीजिएगा। ये मुख्य परीक्षा के लिए आपके प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इसको। एक बार मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जो हर बार मैं आपको दोहराता रहता हूं कि जो मैं टास्क दिया करूं आपको कि ये आपको कंप्लीट करना है, या फिर जो मैं बातें आपको इस वीडियो सेक्शन में कहा करूं कि आपको ये रेडी कर लेना है, प्लीज आप लोग समय निकाल करके रेडी कर लिया करिए। जितनी बातें मैं कहता हूं आप लोग बस थोड़ा सा विश्वास करके मेरे द्वारा बताए गए 1-1.5 घंटा आप समय निकाल करके मेरे टास्क को पूरा करिएगा।
मैं फिर से कह रहा हूं कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप खुद में आप एनर्जेटिक महसूस करोगे कि दरअसल आपकी पढ़ाई कितनी बेहतर हो गई है। ना सिर्फ आपका करंट अफेयर्स रेडी होगा, बल्कि आपका सारा का सारा जीएस का सेक्शन भी रेडी होगा, साथ ही साथ में आपकी मुख्य परीक्षा पीसीएस की भी तैयारी होगी या फिर अदर स्टेट पीसीएस की भी एग्जाम की तैयारी होगी। बाकी करंट तो आपका वनडे एग्जाम और पीसीएस के लिए, आरओ के लिए तो है ही है। ठीक है, तो ये बात बस मेरी आप लोग ध्यान रखिए, मैं हर दिन मैं इस बात को दोहराता हूं। हो सकता है आप इस बात से बोर भी हो जाते हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं सही जानकारी दूं और आपके भले की बात करूं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको फॉलो जरूर किया करिएगा। अब जैसे मैंने कहा कि मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम, मतलब सूखा क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा, तो आप पढ़ लीजिए। हो सकता है यही प्रश्न आपके यूपी पीसीएस से पूछ ले, भी बताइए मरुस्थलीकरण क्या होता है, सूखा क्या होता है। अब आप बैठे रह गए, हो सकता है कि आज मैंने बताया, कल आप रेडी कर लिया, आपने इस पर नोट्स बना लिया, एग्जाम में आप आ गया, आपका सिलेक्शन हो सकता है एक प्रश्न से आपका सिलेक्शन हो जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी योग्य हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसके व्याख्या की बात करते हैं थोड़ा सा। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस दरअसल 17 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो आपके एग्जाम में दरअसल यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दरअसल विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको इस तरीके से याद रखना है। इसके अलावा यह दिवस वर्ष 1995 अर्थात वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष 17 जून को दरअसल मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग इसके उद्देश्य अर्थात इसके हम मोटो की बात करते हैं कि दरअसल यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेजर्टिफिकेशन भी कहते हैं, और यानी कि मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लोगों को जागरूक करना। और आपको बता दूं कि दरअसल मरुस्थलीकरण और सूखा अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या है, व्यापक समस्या है। और जिस तरीके से तेजी से दरअसल जल दोहन हो रहा है, साथ ही साथ में जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, ऐसे में मरुस्थलीकरण और सूखा अपने आप में एक व्यापक समस्या के रूप में सामने उभरा है। और इसको दूर करने के लिए हालांकि सरकारें काम कुछ कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जल का दोहन इस तरीके से ना करें, जो है पर्यावरण संरक्षण में हम लोग जो है ध्यान दें, और जो है फॉरेस्टेशन अर्थात जो है हम लोग प्लांट्स को जरूर लगाएं। ये पॉइंट आपको दरअसल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, सूखा बढ़ेगा, क्या होगा, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या होगी, खत्म होती चली जाएगी। और अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं रहेगी तो दरअसल जो उपज है हमारी, जो क्या होगी, वो नहीं होगी, और फिर जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से भूखमरी जैसी कंडीशन आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। और आने वाला समय ध्यान रखिएगा इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके पास लैंड एरिया अर्थात जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, वही अपने आप में बेताज बादशाह होगा। क्योंकि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये सब चीजें बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, मरुस्थलीकरण बढ़ने के बहुत सारे प्राकृतिक कारण भी हैं और जो है मैन मेड रीजन भी हैं। तो क्या कुछ कारण हैं, इसको आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिशन निश्चय का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, आपको यह बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है असम, ऑप्शन नंबर बी आपका है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है आपका केरल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बिहार। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात पंजाब राज्य में मिशन निश्चय को लॉन्च किया गया है। क्या कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग इसको व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। तो मिशन मिशन निश्चय का संबंध पंजाब राज्य से है, ध्यान रखिएगा। क्यों है चर्चा में, तो हाल ही में पंजाब पुलिस द्वारा इसे शुरू किया गया है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रग तस्करी को रोकने हेतु इसे लॉन्च किया गया है। आपको मैं बता दूं कि दरअसल जो पंजाब है, पंजाब की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ काफी लंबी है, और पाकिस्तान के माध्यम से दरअसल क्या होता है, ड्रग तस्करी एक बड़े पैमाने पर होती है। तो पंजाब पुलिस ने निश्चय जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और बीएसएफ और बाकी जो वहां के लोकल जो लोग हैं उनके साथ में मिलकर के इस प्रोग्राम को जो है दरअसल किया जाएगा। ये देख पा रहे होंगे आप लोग मैप में, दरअसल यहां पर आपका येलो वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आपका पंजाब, और ये देख रहे हैं आपका क्या है, ये है आपका पाकिस्तान।
और पंजाब की सीमा दरअसल आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां से क्या है, लगी हुई है। तो ये जो बॉर्डर है यहां से ये तस्करी ना होने पाए, इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि पंजाब की सीमा किस किस राज्य से लगती है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पंजाब की सीमा राजस्थान से भी लग रही है, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, हरियाणा हो गया, इधर थोड़ा सा एरिया हल्का सा लग रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर से। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी राज्य और उस राज्य की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है ये आपको पता होना चाहिए, और जो राज्य है उस राज्य की सीमा और कौन कौन से भारतीय राज्यों से लगती है ये पॉइंट भी आपको दरअसल ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप पंजाब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइए हम लोग 2-3 पॉइंट्स देखते हैं पंजाब के बारे में फटाफट। तो राजधानी क्या है पंजाब की, आपकी राजधानी पंजाब की दरअसल क्या है, चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है, और राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है। एक बात मैं आपको बता दूं, राज्यों के राज्यपाल आपको पता होने चाहिए, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो इसको आप लोग एक बार अपडेट इसका ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि राज्यपाल चेंज होते रहते हैं। तो पता चला कि आज मैं बता रहा हूं कि बनवारी लाल पुरोहित है, हो सकता है कल को चेंज हो जाए। तो इसलिए जब भी आपका एग्जाम होगा तो एक बार गूगल के माध्यम से आप लोग इसके लिस्ट एक बार प्रॉपर निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक पॉइंट यहां पर और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है कि नशे को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया गया है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि दरअसल पंजाब जो है काफी ज्यादा नशे और ड्रग्स तस्करी में इसमें लिप्त पाया जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत चिंताजनक बात है। हालांकि सरकारें और कई अन्य एनजीओ जो है इसके लिए काम कर रहे हैं। बात मैंने शब्द का इस्तेमाल किया एनजीओ, जिसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, यानी कि ये आपके एग्जाम के लिए भी एनजीओ क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग एनजीओ के बारे में दरअसल क्या है पढ़ लीजिएगा। कई बार आपके एग्जाम में एनजीओ से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही जो है खतरनाक क्वेश्चन है, मैं इसको बोलूंगा, ठीक है। खतरनाक क्वेश्चन क्यों है ये, इसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। प्रश्न क्या है आपका कि हाल ही में मांस खाने वाला बैक्टीरिया किस देश में फैला है, बताइए। जो मांस खा जाता है, तो देश कौन कौन से, आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका जापान, ऑप्शन नंबर बी आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आपका फिजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका भारत। जिस तरीके से कोरोना महामारी अपने आप में एक बहुत बड़ी विकट समस्या के सामने आया था, उसी तरीके से कुछ कुछ ऐसा ही प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। दरअसल किसके द्वारा, जो मांस खाने वाला बैक्टीरिया है, तो ये किस देश में फैल रहा है अभी, ये आपको उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जापान में दरअसल ये बैक्टीरिया अपना प्रकोप फैला रहा है। आइए इसकी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया पाया गया है। यह मनुष्य के शरीर के अंदर जाकर मांस खाता है और जिससे व्यक्ति की 48 घंटे में मौत हो जाती है। दरअसल बहुत तेजी से दरअसल ये मांस का भक्षण करता है, जिससे जो मरीज यानी कि जो व्यक्ति होता है उसका वो क्या होता है, वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर बैक्टीरिया की बात आई, यानी कि आपके क्या कहते हैं ये बैक्टीरिया जो है, अब आपको क्या करना है कि जो ये बैक्टीरिया वाला पोर्शन है ये आपके बायो वाले सेक्शन में जीएस में पूछा जाता है, यानी कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं, ठीक है, ये आपको देख लेना है। ये आपके जीएस में बायो वाले सेक्शन में पूछा जाता है कि कौन कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन कौन सी डिजीज वायरल है, कौन कौन सी डिजीज एयरबॉर्न डिजीज हैं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके बायो में पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार आप लोग बैक्टीरिया वाले पोर्शन को देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका टास्क ये भी है आपका, ठीक है। चलिए अब जापान के बारे में थोड़ा सा हम लोग 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हर वीडियो में आपको बताता हूं। तो जापान की राजधानी क्या है, फटाफट बताइए। देखो मैं कई बार इसको रिप्लाई वो क्या कहते हैं इसका मैं रिवीजन करा चुका हूं। ऐसे ही अलग अलग राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उसका भी रिवीजन में कराता रहता हूं। तो आप लोग को फटाफट आपकी जुबान पे होना चाहिए कि बताइए राजधानी क्या है जापान की, टोक्यो, करेंसी क्या है जापानी येन, प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिदा, और भारतीय संविधान में जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इससे संबंधित मैंने आपको टास्क भी दिया था कि आपको बताना था कि दरअसल भारतीय संविधान में किन किन देशों से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको कहा था। और एक प्रश्न यहां से हर हाल में बनता ही बनता है आपके, चाहे वो आपका आरओ का एग्जाम हो, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर कोई अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये अभी चर्चा में है, इसकी किस्त अभी हाल ही में जारी की जाने वाली है, इसलिए ये न्यूज में है। तो बताइए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपके 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2017, ऑप्शन नंबर बी आपका 2014, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपका 2019, और या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 2020 है। बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा? मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को जरूर पता होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आइए हम लोग इसको व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफर इसको बोलते हैं हम लोग। और दरअसल ये जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जिसको हम लोग डीबीटी बोलते हैं, ये आपके मेंस के एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि डीबीटी क्या होता है और इसका क्या कुछ फायदा होता है। ये प्रश्न आपके मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीबीटी, ठीक है। जब डीबीटी नया नया आया था तो इसके बारे में एक प्रश्न बना भी था, अभी भी यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो क्या है पॉइंट कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 बराबर किस्तों में कितने रुपए, 6,000 रुपए। यह राशि याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है योजनाओं के बारे में कि कितनी राशि दरअसल इसमें जारी की गई है या कितनी राशि इसको लाभ के रूप में दी जाएगी। तो 6,000 रुपए प्रति वर्ष वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह योजना दरअसल क्या है, लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से क्या की गई थी, शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। बाद में क्या हुआ था कि इस योजना का लाभ सभी किसानों को दिया जाने लगे था। यह पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और अब आपका आज का टास्क क्या है, पहला वाला कि लघु एवं सीमांत किसान क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 3 में यह पॉइंट आपका जाएगा। सामान्य धन प्रश्न पत्र 3, लघु एवं सीमांत किसान क्या होते हैं, ये दरअसल टॉपिक भी आपका इकोनॉमिक्स में है, इसको आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। लघु एवं सीमांत किसान क्या होते हैं, उनका जोत का आकार क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न आपके न सिर्फ प्री में पूछे जाते हैं बल्कि आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहां पर संपन्न हुई है। पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सैन फ्रांसिस्को में, या फिर बी नई दिल्ली में, या फिर सी लखनऊ में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नई दिल्ली में दरअसल अभी उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिकी या अमेरिका भारत पहल की दूसरी वार्षिक बैठक संपन्न हुई है। चलिए व्याख्या के अंतर्गत पॉइंट वही है आपका कि हाल ही में उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत पहल की दूसरी वार्षिक बैठक 17 जून को नई दिल्ली में। देखो डेट और ये प्लेस दोनों आपको याद रखना है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पीएससी यानी कि पीसीएस और आपका दरअसल आरओ में पूछे जाते हैं या फिर अदर स्टेट में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की सरकारों, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ ही रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए मई 2022, याद रखिएगा इसको, मई 2022 में भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी पहल की घोषणा की थी। मई 2022 में। यह पॉइंट भी आपको दरअसल क्या करना है, याद रखना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, या फिर बी पर्यावरण मंत्रालय के थ्रू, या फिर ऑप्शन नंबर सी कृषि मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आयुष मंत्रालय के द्वारा। दरअसल इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भी ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। क्या कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए हम लोग इसको व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। तो हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम केंद्रीय जल मंत्रालय, ठीक है, के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब ई फ्लो का संबंध किससे है, तो दरअसल ई फ्लो का संबंध है न्यूनतम प्राकृतिक अपवाह जिससे जल में वनस्पति एवं जीव अपना
पारिस्थितिकी कार्य कर सके, यानी कि इतना फ्लो हो कि जिससे जो सर्वाइवल कंडीशन होती है, जो भी आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो वहां पर हो सके, यानी कि वो फेवरेबल कंडीशन वहां पर अवेलेबल हो, यानी कि वो इतना जो उसका फ्लो सिस्टम होता है वो इतना मेंटेन है। ठीक है, इसके अलावा इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने बनाया है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मिशन नमामि गंगे था वो दरअसल गंगा को शुद्ध करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बनाया गया था, मिशन जो है नमामि गंगे था। लेकिन नमामि गंगे के थ्रू दरअसल क्या हुआ है कि नमामि गंगे जो आपका प्रोजेक्ट था उसमें अब गंगा के साथ साथ में गंगा के जो भी सहायक नदियां हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया गया है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को बताना है कि बताइए नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसको कब लॉन्च किया गया था, फटाफट आप लोग इसको बताइए मुझे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किस महीने किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जुलाई, ऑप्शन नंबर बी जून, ऑप्शन नंबर सी अगस्त या फिर ऑप्शन नंबर डी नवंबर। बताइए तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन कब किया जाएगा। और आपके एग्जाम में प्रश्न थोड़ा सा घुमा के यह भी पूछ सकता है कि तरंग शक्ति अभ्यास का संबंध किससे है, वायुसेना से, जल सेना से, थल सेना से। तो आपको तुरंत उत्तर देना है वायुसेना से। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अगस्त में वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग इसको व्याख्या से देखते हैं। चलिए, भारतीय वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन अगस्त में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यह एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसका आयोजन 2 स्तरों में यानी कि 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। पहला जो चरण होगा वो क्या होगा, वो दक्षिण भारत में, और दूसरा जो चरण होगा वो पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऐसी। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अब, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहां पर किया गया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी अजमेर, सी वाराणसी और डी है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, इंदौर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात नई दिल्ली में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में किया गया है। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति कौन है आपके, जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने किया है इसका उद्घाटन। और प्रेरणा स्थल में क्या होगा, तो दरअसल प्रेरणा स्थल में देश के महान विभूतियों और क्रांतिकारियों की मूर्तियों को रखा जाएगा, जो कि पहले संसद भवन में लगी हुई थी, अब इसको जो है दरअसल अलग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रेरणा स्थल में अब हम लोग थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं कि क्या कुछ पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, भारत के महान्यायवादी हो गए, महाधिवक्ता हो गए। ठीक है, आपके और अन्य जो इंपॉर्टेंट जो पद होते हैं उनसे सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनकी योग्यता, उनको हटाए जाने का जो प्रस्ताव कहां पर पास किया जाता है, ऐसे कई सारे मुख्य बिंदु होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी रेफरेंस में हम लोग उपराष्ट्रपति को देखते हैं कि इनके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग योग्यता की बात करते हैं दरअसल तो न्यूनतम जो एज होती है वो होती है 35 साल की, यानी कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष और भारतीय नागरिक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अक्सर आयु वाला प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति की हम लोग बात करते हैं कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संबंधित पद का नाम पूछेगा कि बताइए ये जो है किसको अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि संबंधित पद जो है वो उस पद पर जो बैठा व्यक्ति है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बताइए इनको हटाने का प्रस्ताव जो है सदन के मतलब कौन से सदन में जो है प्रस्तावित होता है, लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों में। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
अब आज का आपका प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग को देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ना सिर्फ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बल्कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने उत्तर को भी देंगे। तो आज आपके लिए प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अभी हमने जस्ट आपको बताया है, आप लोग को जो है पूरा मुझे विश्वास है आप लोग के ऊपर कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका जो है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 32 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी क्या है 35 वर्ष। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, यानी कि उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो है क्या होनी चाहिए पद के लिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप लोग प्लीज जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर। और मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न क्या है कि लघु एवं सीमांत किसान क्या होते हैं, इनकी आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा आप लोग वर्क करते रहिएगा और फिर देखिए कि आप लोग को इसका बेनिफिट कितना मिलता है। और फिर से मैं एक बात कहता हूं कि इस बार हर हाल में आप सभी लोगों को सक्सेस लेनी ही लेनी है, कैसे भी करके आर या पार। ठीक है, जिद ही जीत है, इस सिद्धांत के साथ आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।